अभी तो सब डेट वाला है, फिर अपन कल के लिए प्लान करेंगे। आज क्या अभी तो सुरेंद्र ने चालू कर लो। हाँ ठीक रहेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन है सेट, समुच्चय। इसकी परिभाषा आप जानते हैं। समुच्चय एक विशेष समूह होता है जो वस्तुओं को लेकर बनाया जाता है। अब कुछ वस्तुओं का मतलब ये नहीं है कि उसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं होगी तब वो समूह होगा। स्पेशल केसेस में ऐसा समुच्चय भी पॉसिबल है जिसके पास सिंगल एलिमेंट हो, या ऐसा समुच्चय भी परिभाषित होता है जिसके पास एलिमेंट हो ही नहीं, एक भी एलिमेंट न हो, ऐसा भी सेट पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग देखेंगे जब टाइप ऑफ सेट आएंगे समुच्चय के प्रकार, तो वहां पर ऐसे सेट्स को देखेंगे जिसके पास एलिमेंट होते ही नहीं है, या जिसके पास सिंगल एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स को रखता हो, 3 एलिमेंट्स को रखता हो। ठीक है, कल एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक समुच्चय का अर्थ है समूह और समूह के अंदर सिंगल एलिमेंट कैसे आ गया। कल की क्लास में हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे, उसमें सिंगल एलिमेंट था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसका अपना डाउट अपनी जगह था कि जनरली हम मानते हैं कि समुच्चय का अर्थ है समूह, लेकिन कौन सा समूह? सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। हर किसी समूह को आप समुच्चय नहीं कह सकते। समान परिभाषा रखने वाली वस्तुओं का समूह, ऐसी वस्तुओं का समूह जिनमें एक जैसा गुण हो, विशेषता हो, समान परिभाषा रखती हो, तो उनके समूह को हम समुच्चय कहते हैं। ये हमने पहले स्टडी कर लिया है। ठीक है, और इसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है, 0 एलिमेंट भी हो सकते हैं, अधिक एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनफिनिट एलिमेंट्स भी पॉसिबल है। ठीक है, तो कभी इसमें मत जाना कि हाँ इसमें एलिमेंट्स की संख्या ये नहीं होगी, ये हो सकती है, कौन हो सकती है ना, है। समय के साथ साथ हम इसको देखते जाएंगे। लास्ट क्लास में जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो ये था समुच्चय का निरूपण। निरूपण का अर्थ है यदि एक समुच्चय को आपको लिखने के लिए बोला जाए तब आप मैथमेटिक्स वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है, जिससे हम उस समुच्चय को लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक समुच्चय को प्रदर्शित करना, लिखना और उसका निरूपण करना, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। 2 मेथड्स हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट मेथड कल की क्लास में हमने स्टडी कर लिया, रोस्टर रूप। ठीक है, ये रोस्टर का मतलब यहां पर है कि एक मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन जो उसका जो सरनेम था वो है रोस्टर। जैसे आपका अपना कोई सरनेम होता होगा ना, ऐसे ही उस मैथमेटिशियन का जो सरनेम क्या है? रोस्टर।
उसने ये लिखने का तरीका हम सबको दिया है, तो उसी के नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि रोस्टर ने ये तरीका आपको दिया है, तो रोस्टर के नाम से हम इसकी पहचान बना रहे हैं। सारणीबद्ध का मतलब आप जानते हो, आपको सभी एलिमेंट्स को यहां लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। आपको लिस्टेड करना पड़ता है, एक लिस्ट बनानी होती है, इसी वजह से कि आपको क्रमागत रूप से एलिमेंट्स को लिखना होता है, इसी वजह से इसको हम सारणीबद्ध कहते हैं, ठीक है। एक अरेंजमेंट हमें लेना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ लिया है, रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप, इसमें हम एक समुच्चय को कैसे लिख सकते हैं ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। एक एग्जांपल देकर मैं आपको वो रिवाइज कर देता हूं, और आज की क्लास में हम सेकंड मेथड पढ़ लेंगे, ठीक है। और जैसे ही सेकंड मेथड हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ये कंप्लीट हो जाएगा। हम एक रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं सेट को, ये कंप्लीट हो जाएगा, और आप लगभग क्वेश्चंस को देखेंगे तो सेट आपको इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में क्वेश्चन में नजर आएगा और आंसर में भी नजर आएगा, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। एक सेट हम लोगों को लिखना है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। हम कह सकते हैं एक अंक की उन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये डेफिनेशन है जो सभी एलिमेंट्स इसको पूरा करेंगे, जो 3 से विभाजित हो। ये इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स। एक अंक की ऐसी प्राकृत संख्याओं को आपको चुनना है जो 3 से विभाजित हो। अब जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स का मतलब है जो नंबर्स हमें नेचर से मिले हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोगों को प्रकृति से मिले हुए हैं, वो जो नंबर्स होते हैं उनका स्टार्ट होता है 1 से। 1 से इनका स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे +1 आप करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो भी नंबर आपको मिलता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन स्टार्टिंग कहां से करेंगे आप? 1 से करेंगे। कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। 0 से स्टार्ट होगा तो वो एक अलग समूह बनेगा, उसको भी हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर्स कहलाते हैं वो, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी देखिए आप, ऐसे नेचुरल नंबर को लेना है जो एक अंक के रूप में हो और 3 से विभाजित हो। तो स्टूडेंट बताइए ऐसे नंबर्स को, जो भी आंसर जानता है वो आंसर दे देवे यहां पर। 1 और 3। 1, 3, ओनली 1, 3। काफी सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा आपके सामने। सिंगल डिजिट में वो नंबर हो और 3 से डिविजिबल हो, 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, 3 का उसमें भाग जाता हो। 6, गुड। और 9। 9, 9। नेक्स्ट 9, 1, 3, 6, 9। और कोई नंबर है? नहीं। नहीं है। गुड। तो हमने ऐसे नंबर्स को चूज किया है 1, 3, 6, 9। आप जानते हैं रोस्टर क्या कहता है? इस परिभाषा का पालन करने वाले जितने भी एलिमेंट पॉसिबल है, जितने भी, उन सबको लिखना कंपलसरी है। ये ध्यान रखना आप। अगर आप इनमें से एक एलिमेंट को भी मिस कर देते हैं तो ये आपका जो सेट बना है वो करेक्ट नहीं होगा, वो रोंग होगा।
इस डेफिनेशन को पूरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप एलिमेंट मिस कर रहे हैं। या मान लो आपने जैसे कोई एक नंबर ले लिया 11 ले लिया, सोचिए आप, तो ये भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तो सिंगल डिजिट में नहीं है नंबर 1, और 3 से डिविजिबल नहीं है। चलो तो 12 ले लेते हैं हम लोग। अब तो 3 से डिविजिबल हो गया ना, हाँ हो तो गया, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये भी है ना, सिंगल डिजिट में हो, तो ये सिंगल में नहीं है, 2 डिजिट में है। तो दोनों कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है। अगर 3 कंडीशंस उस सेट में है तो 3 कंडीशंस को फुलफिल होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये 12 नहीं होगा। तो हमने देख लिया जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल थे वो हमने लिख लिए हैं। उनको सेपरेट रखने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ऑल एलिमेंट्स को लिखना है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेपरेशन के लिए हर 2 एलिमेंट्स के बीच में कॉमा साइन लगाना है। अगर आप कॉमा साइन नहीं लगाएंगे, किसी ने ऐसे लिख दिया 1 3 6 9, अब पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा इसको? 1369, जबकि लिखने वाले का उद्देश्य क्या था? उसका देता 1 अलग है, 3 अलग है, सब सेपरेट है, 6 9। इसलिए ऐसी स्थिति कहीं बन नहीं जाए, तो इसकी शर्त में है कि सेपरेशन के लिए आप उनमें कॉमा साइन जरूर यूज करें। ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन है इनको सबको संगठित रखना, एक ग्रुप में रखना, एक समूह के रूप में प्रदर्शित करना। इसके लिए आप ये कर्ली ब्रैकेट यूज लेंगे, मंझला कोष्ठक यूज लेते हैं। ठीक है, ये आपका सेट हो गया, इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और आप जानते हैं यदि सेट को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज लेते हैं, कैपिटल फॉर्म में यूज लेते हैं। तो इसको हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। कल एक स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछा कि सर जो ये एलिमेंट्स होते हैं, क्लास के अंदर बताया गया था कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स में यूज करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। लेकिन एक मैथमेटिक्स वर्ड हमने लिया था और वहां पर हमने मैथमेटिक्स के अंदर जो लेटर्स लिए थे वो कैपिटल लेटर थे। फिर वो एलिमेंट्स कैसे हुए कैपिटल लेटर? स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तो हम मानते हैं अगर हम दोनों को साथ देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, नए नए स्टूडेंट्स को होता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में मैथमेटिक्स वर्ड को कैपिटल लेटर में दे दिया तो फिर आप उनको स्मॉल लेटर में नहीं करेंगे, आप उनको कैपिटल लेटर में ही लेंगे और वो एलिमेंट भी होंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर स्मॉल लेटर में देता है वो मैथमेटिक्स वर्ड के जो अल्फाबेट्स है तो आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। वो हमें नहीं करना, वो क्वेश्चन को करना होता है। जो क्वेश्चन में है हम उनको चेंज नहीं करते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आपको 5 एलिमेंट्स मानने हैं, 5 एलिमेंट्स बताने, आपको बताने, हमें बताना है, तो फिर मैं क्या बताऊंगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल, है ना, डी, ई, ऐसे बताऊंगा। स्मॉल लेटर में मैं बताऊंगा अगर मुझे ये काम करना हो तो। लेकिन जो क्वेश्चन में जो दिया है हम उसको फॉलो करते हैं, हम क्वेश्चन को कभी चेंज नहीं करते। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे तो फिर तो आप पेपर ही चेंज कर लेंगे। इसलिए क्वेश्चन चेंज करने के लिए हमें कोई परमिशन नहीं मिली होती है। ये स्टूडेंट, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट था या कल की क्लास या परसों क्लास उसको समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल आपको बुक में मिलेंगे। ठीक है, उनको आपको लेना है और सॉल्व करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको पेन, नोटबुक इनकी भी शायद आवश्यकता नहीं होगी, आप तेजी से मौखिक ओरल आंसर दे पाएंगे। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है, समुच्चय निर्माण रूप। अगर आपको रोस्टर रूप में, सारणीबद्ध रूप में एक समुच्चय को नहीं लिखना हो, आप चाहते हैं कि और कोई मेथड है और कोई फॉर्मेट है, तो आंसर है हाँ, यस। समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, या कह सकते हैं नियम रूप, रूल फॉर्म में भी आप एक समुच्चय को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन उठता है दोनों में डिफरेंसेस क्या है ना। पहले तो हम ये देखेंगे इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, क्यों नहीं हम सभी समुच्चयों को इससे ही लिखते रहे, इससे लिखे ही नहीं हम लोग।
क्यों हम डबल सिलेबस कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर यह है, जब आप किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी पोजीशन बन जाए कि आप खुद ही वहां पर आंसर दे कि ये लिखना संभव ही नहीं है, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, या आपका आंसर ये हो, लिख तो देंगे लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, 1 ओवर लग रहा है, क्योंकि 1 ओवर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, एक सेट को लिखने में 1 ओवर, हाँ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 ओवर, ये तो कोई परमिशन कभी किसी एग्जाम में नहीं मिलेगी। 1 ओवर में समथिंग 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं हमें, एक अगर गैस करते हैं तो सिंगल क्वेश्चन के लिए, या फिर पूरा दिन लग जाए तो ये भी हमें मंजूर नहीं है। या हम कह सकते हैं महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, या तो आप लिख ही नहीं सकते, रोस्टर फॉर्म में उस सेट को लिख ही नहीं सकते। पहला आंसर तो ये हुआ, लिख ही नहीं सकते तो क्या उसको लिखा ही नहीं जा सकता? तो आंसर मिलता है लिखा जा सकता है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में न लिखकर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसने मना कर दिया कि नहीं पॉसिबल नहीं है, मेरी ओर मत देखो आप, रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, मेरी ओर मत देखो, मेरे फॉर्मेट से इस सेट को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, या तो वो मना कर देगा। अगर उसने हाँ भी कर ली तो कहेगा समय लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 1 वर्ष लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, तो फिर हम कहेंगे मुश्किल है ना, परेशानी वाला काम है, हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये आप जानते हैं हमारा इंटरेस्ट कहाँ होता है, जहां हमें कुछ बेनिफिट दिखे। हमें 5 मिनट्स लग रहे हैं, मान लो कोई मेथड बताता कि अरे 5 मिनट्स क्यों दे रहा है, बेवकूफ है क्या? क्यों बेवकूफ तो नहीं हूं, अरे ये सेकंड मेथड है, ये तो सिंगल 1 मिनट में आंसर आप दे देगा आपको, तुम इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऐसा कौन सा मेथड है जो 5 मिनट से 1 मिनट के अंदर आंसर अपना कंप्लीट कर देता है? तो इंटरेस्ट है। लेकिन अगर 1 मिनट में आप आंसर दे रहे हो और एक मेथड है जो कहता है 5 मिनट्स लगेंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट अपने आप में कमजोर हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं नहीं रहने दो, मैं तो जैसे आंसर दे रहा हूं वो सही है ना, क्योंकि समय कम लग रहा है, आंसर करेक्ट जा रहा है, स्कोर मुझे पूरा मिल रहा है, तो मैं बेवजह लॉन्ग मेथड पर क्यों जाऊं? शॉर्ट मेथड हो, इजी मेथड हो तो बात कीजिए। ये वही शॉर्ट मेथड है, ये वही इजी मेथड है जो आपका टाइम भी बचाएगा और आप आसानी से हर एक सेट को लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो ये समय ज्यादा लेगा कभी कभी, हमेशा नहीं। जब नहीं लेता है तो हम इंटरेस्ट दिखाई रहे ना, हम काम करेंगे, ऐसा नहीं छोड़ ही देंगे इसको, या ये मना कर देगा तो फिर हम इसको याद करेंगे। अच्छा मना कब करेगा, मना कब करेगा? ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, एक सेट बोलता हूं, जयपुर के नागरिकों का समुच्चय लिखना है। जयपुर में जितने भी नागरिक रहते हैं, जिनके आधार कार्ड में या एड्रेस प्रूफ में जयपुर आ रहा है, वो जयपुर का नागरिक है। अब आपको लिस्टेड करना है 1 बाय 1, आपको अपनी फैमिली से स्टार्ट करके, आपको अपने कस्बे से स्टार्ट करके, ऐसे करते करते आप धीरे धीरे गांवों में, है ना, या फिर छोटी छोटी कॉलोनियों में, ऐसे करते करते कंप्लीट जयपुर की जो पॉपुलेशन है उनको एक एक करके आपको नाम लिखना है कि ये पहला नागरिक ये, दूसरा ये, है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते ये संख्या आपको जाएगी। तो आप खुद कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना टाइम लग जाएगा। फर्स्ट तो मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं तो अपने कस्बे के लोगों को ही नहीं जानता, जयपुर की बात है। दूसरा, अगर कोई कस्बा होगा, कॉलोनी होगी, ये तो बहुत मुश्किल काम है, असंभव दिख रहा है। चलो इसको हम संभव ही बना लेते हैं, चलो कोशिश करते हैं, समय लग जाएगा। लेकिन आप जानते हो कितना समय लगेगा? 1 दिन नहीं लग रहा है, 2 दिन नहीं लग रहा है, 1 महीना नहीं लग रहा है, हो सकता है किसी के लिए तो 1 साल में समय चला जाए। आपको जाना पड़ेगा, एक एक फैमिली से मिलना पड़ेगा और उनका डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप आगे बढ़ जाएंगे उस परिवार में नया सदस्य आ जाएगा, एक सदस्य चल देगा। अब
अब नया आ गया तो क्या वापस घूम के जाओगे क्या? नया कौन आया नाम लिखाओ, और गया कौन का नाम बताओ, काटना है उसको, क्योंकि आज की डेट में करेक्ट देना में डाटा, तो ये काफी मुश्किल काम हो गया, असंभव सा हो गया। नहीं भाई ये तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हमारा। रोस्ट क्या कहता है, हर एक मेंबर को लिखना पड़ेगा। अगर आपने सिंगल मेंबर भी छोड़ दिया, एक मेंबर भी छोड़ दिया, या एक मेंबर भी ऐसा आपने लिस्ट में ले लिया जो जयपुर का नागरिक है ही नहीं, और है तो प्रेजेंट नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो फिर तो वो करेक्ट आंसर तो नहीं होगा। तो कहेंगे ये तो मुश्किल हो गया हर एक मेंबर को लिखना। जयपुर के अंदर आप हमारी फैमिली के लिए बोलो, हमारी फैमिली के मेंबर्स को अभी लिख देता हूं मैं 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। हाँ लिख दो, वो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप, क्योंकि फैमिली में किसी का 5 सदस्य हैं, किसी के 10 है, 20 है, 40 है, ऐसे तो वो तो पॉसिबल है। आप कहोगे नहीं सर हमारे गांव के लिए बोल दो, हमारे गांव की जो पॉपुलेशन है वो 4000 है, वो मैं लिख सकता हूँ, मुझे 1 दिन का समय दे दो, या 2 दिन का, 3 दिन का, मैं डोर टू डोर जाके वो लिस्ट में दे सकता हूँ। तो हाँ बिल्कुल वो पॉसिबल हो गया, वो रोस्टर फॉर्म हो गया, क्योंकि हर एक मेंबर को लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही दायरा बढ़ेगा, एक गांव से 100 गांव हो जाएंगे, फिर 500 गांव हो जाएंगे, ऐसे ही शहर आ जाएगा, फिर आप मना कर दोगे रहने दो, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। इतने टाइम में एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, इतने में तो मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए ये मेथड हमें बेकार दिखने लग जाता है, तो फिर ये सामने निकल कर आता है, नो टेंशन, है ना। मुझे समझो, मुझे पढ़ो, मुझे सीखो, मुझ पर प्रैक्टिस करो, जो तुम्हारा 1 साल का काम है मैं मिनटों में, सेकंडों में करके दे दूंगा। तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, अरे वाह तू बहुत बड़े संकट के अंदर संकट मोचक बन के आया है, तो हम इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाएंगे, हम उसके सामने झुकेंगे, हम कहेंगे बताओ क्या है आपका सिलेबस, क्या आपके रूल्स है, क्या आपकी कंडीशंस है, तो हम दौड़ के, है ना, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इसको पढ़ने में अपना इंटरेस्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप में एक समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये काफी सिंपल सा है। ठीक है, मैं एक लाइन के अंदर इसको लिख देता हूँ, करना क्या होता है, फिर मैथमेटिकली लिख के देता हूँ, बहुत सिंपल है, इसको समझना। अभी हम 2 मिनट के अंदर इसको समझ लेंगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके और परफेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, जो भी समुच्चय आपको क्वेश्चन में दिया जाता है उसके एक डेफिनेशन देता है। ठीक है, उस डेफिनेशन को पढ़कर हम लोगों को इस फॉर्म में उस सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो समुच्चय के सभी अवयवों, जितने भी अवयव है, 10,000 है, 50,000 है, 10 लाख है, जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सभी अवयवों को एक उभयनिष्ठ नाम कह दो, संकेत कह दो, एक कॉमन साइन देना है आपको। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, मैं उस क्लास के सभी बच्चों का नाम नहीं जानता, ठीक है, लेकिन फिर नहीं जानता तो उनको मैं सबको कह दूंगा एक्स, क्या बोल दूंगा उनको मैं, एक्स 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 एक्स, ऐसे एक कॉमन नाम दे दिया मैंने। अगर मैं जानता हूं तब तो फिर मैं ऐसे लिख दूंगा ना, रोस्टर रूम में, रोस्टर फॉर्म में लिख दूंगा। जानता ही हूं मैं 50 के नाम जानता हूं तो ये लो लो लो, या मैं पूछ के लिखना चाहता हूं तो पूछ के लिख दूंगा। लेकिन नहीं, मैं जानता भी नहीं, जानना भी नहीं चाहता, और मैं उस सेट को लिखना चाहता हूं, तो ठीक है आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, लिखना चाहते हो तो ये रहा, समुच्चय के सभी अवयवों को एक उभयनिष्ठ संकेत, ये एक कॉमन साइन है, के रूप में लिखकर, के रूप में चलो शॉर्ट कहता हूं इसको मैं, लिखा जाता है। ऐसे इसकी एक पहली शर्त हो गई इसकी, समुच्चयों के सभी अवयवों को
एक कॉमन साइन देंगे एक्स। अब किसी के माइंड में होगा सर एक्स ही क्यों दिया, वाई दे दीजिए, तो वाई दे लीजिए, चलो आपको फ्रीडम दे दी, वाई दे लीजिए। थर्ड कहता है सर वाई क्यों, इसकी बात मान ली, उसकी बात मान ली, मेरी बात मानो, जेड दे दीजिए, ये बात भी मान ली, जेड दे ले, है ना। अब फोर्थ भी निकल के आ सकता है, सर ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, तुम सबकी बात को मान लिया। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो एलिमेंट तुम्हें पसंद आता है, वो एलिमेंट आप ले सकते हैं। सर इंग्लिश के लेटर ही क्यों, हिंदी में क्यों नहीं दे सकते, तो बताओ क्या देना चाहते हो, कह दे दीजिए, कह, कैसे कबूतर वाला कह दे ले, ना नहीं है, कह दे सकता है, कह दे सकते, कुछ भी दे सकते हो, हाँ कुछ भी, ऐसे कोई भी साइन आप ले सकते हैं, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के पास, सबको एक ही नाम से बुलाएंगे हम, एक्स या वाई या जेड या कै, ऐसा कुछ। ज्यादातर हम एक्स यूज करते हैं, हर कोई, आप भी एक्स यूज करोगे, लेकिन आपका चॉइस अगर चेंज है तो आप चेंज कर सकते हो, आप पर कोई फोर्स वहां पर नहीं डाला जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, आप सबको एक्स से लिखेंगे हम लोग, हर एक का नाम नहीं लिखना, है ना। आपके गांव में कितने लोग हैं, 4000 है, आपको किसी का नाम जानना ही नहीं है, आप तो सबको बोलो हमारे गांव का हर एक व्यक्ति कौन है, एक्स है, एक्स है, बस ये लो। अरे आप तो सबको जानते हो, हाँ जानता हूँ, कौन है, एक्स है, एक ही नाम बोलो। अलग अलग नाम बोलते हो तो आप रोस्टर फॉर्म में जा रहे हो, सबको आप डिफरेंट कर रहे हो तो रोस्टर में जा रहे हो। अगर आप कॉमन साइन ले रहे हो तो आप एक्स की तरफ जा रहे हो, ये मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में जा रहे हो। ओके, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है, उस नियम को लिखा जाता है जिसका पालन प्रत्येक अवयव एक्स करता हूं, एक्स फर्स्ट नंबर तो प्रत्येक अवयव को एक्स ले लेंगे आप। सेकंड, ऐसा नियम आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा रूल, ऐसी डेफिनेशन, ऐसी प्रॉपर्टी, नियम कह दीजिए आप, या मैं कह सकता हूं गुणधर्म कह दीजिए, गुणधर्म, कुछ भी जैसे आप जैसे समझना चाहें, प्रॉपर्टी हो, रूल हो, कोई डेफिनेशन हो, उसको आपको लिखना पड़ेगा। और वो डेफिनेशन क्या है, ऐसी डेफिनेशन हो कि ये जो एक्स है, प्रत्येक एक्स, आपके गांव में जनसंख्या 4000 बताई है, तो प्रत्येक नागरिक आपके गांव का इस परिभाषा का पालन करता हो। एक भी ना नहीं कहे कि अरे हाँ ये परिभाषा दी है, मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही है। अगर एक ने भी कह दिया ये परिभाषा मेरे लिए गलत है, मैं इस परिभाषा के अनुकूल नहीं हूं, मैं इसका विरोध करता हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता, तो ये परिभाषा गलत लिख दी आपने। सबकी सहमति होनी चाहिए उस परिभाषा में, उस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में नंबर 3, कौन सा कोष्टक, मंझले कोष्टक का प्रयोग करेंगे हम लोग। मंझले कोष्टक का, ये तो दोनों पहले भी था, प्रयोग किया जाता है, ये लो भी, बस इसकी कंडीशंस दोबारा पढ़ लेना बेटा आप, है ना। इसकी कंडीशन मैंने लिख दी है, अगर कंडीशंस आपके माइंड में है और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके पास है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ये 3 कंडीशंस है। अगर इन 3 कंडीशंस को लेकर एक सेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप, क्योंकि हम यहाँ नियम लिखते हैं। यस बेटा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ आवाज कहाँ गई है। हेलो हेलो, सर आ रही है आवाज, हाँ कम आ ओके रही है सर। ठीक है, तो ना आप अपना जो आपके पास डिवाइस है उसकी भी वॉल्यूम को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, कर भी रहे होंगे आप,
ठीक है, होता है कई बार टेक्निकल एरर चलते रहते हैं। अब देखिए आप लोग इसके अंदर एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स में आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर, एग्जाम्पल से समझ पाओगे आप इसको। एग्जाम्पल नंबर 1, एक सेट हम लोगों को लिखना है, एक सेट लिखना है। कोई भी ऐसा सेट जिसको लिखने में हमें समय ज्यादा लगता हो, या लिखना जिसको हम कहते हैं ये तो भाई असंभव है, मेरे लिए तो असंभव है, कोई लिख दे समय दे के तो एक अलग बात है, ठीक है। जैसे कल आपने एक सेट लिखा जिसमें काफी समय लग गया होगा आपको, एक सेट था, मैं लिख भी रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा, उसी को राजस्थान के जिले, राजस्थान राज्य के जिलों का समुच्चय। कल वाला एग्जाम्पल है, राजस्थान राज्य के जिलों का समुच्चय आपको लिखना है। तो आप जानते हैं 33 डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान के अंदर, कितने हैं? 33 है ना। तो आपने लिखा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, शायद कुछ स्टूडेंट ने लिखा होगा। लिखना चाहिए आप लोगों को ना, तो प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स तब चलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ समय लगा, सोचना पड़ा, किसी ने तो सर्च मारा होगा गूगल के ऊपर, किसी ने कोई बुक उठा ली होगी, है ना, कहीं ना कहीं किया, किसी ने छोड़ो क्या करना है, ज्यादा तो ऐसे होंगे, छोड़ो क्या करना है, देखते हैं बाद में। तो ये बात फिर क्या है, आपको बड़ी प्रॉब्लम करता है। राजस्थान राज्य के जिलों का समुच्चय। अब हम लोगों को साफ पता ही नहीं है, मुझे तो यही पता नहीं है टोटल जिले कितने हैं। अब क्या करूं, इसका मतलब मैं तो फंस गया। नहीं, तो बच सकता है, थोड़ा दिमाग लगाए तो सामने वाले को महसूस भी नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, तो पता ही नहीं है। जब मुझे यही नहीं पता कि कितने जिले हैं, तो लिखने की तो बात ही मत करो मेरे से, ये तो केवल मूर्खता वाली बात हो जाएगी। हाँ 2 4 5 मैं जानता हूँ, वो लिख सकता हूँ, तो 2 4 5 से काम नहीं चलेगा, हर एक को लिखना पड़ेगा। अगर आपने एक को भी मिस कर दिया तो रोस्टर क्या कहता है, एक भी डिस्ट्रिक्ट मिस नहीं होना चाहिए। और ऐसा है, मान लो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट लिख दिया जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, साहब यूपी का है, तो भी गलत होगी। ये तो भाई राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, कैसे लिख दिया तूने, वो भी ध्यान रखना। बाहर का भी नहीं आना चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए, बहुत सावधानी काम है। तो हम फंस जाते हैं ऐसी स्थिति में, ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। तो उनको निकलने का एक है, गली निकाल रखी है, उससे आप अगर उसका रास्ता जानते हो तो उधर से निकल के बच सकते हो आप। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, मंझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, हम जानते हैं, बताया उसने, जो कर्ली ब्रैकेट उसका यूज करेंगे, ये कर लिया। अब क्या करना है, कितने राज्य, सॉरी कितने जिले हैं, 33। नाम जानते हो? नहीं जानता मैं तो। संख्या जानते हो? नहीं जानता। तो जानते हो तो हाँ जानता हूँ, तो ये सेकंड मेथड पढ़ लो, जानता तो ऐसे भी लिख देना, पहले लिख रहे थे वो लिख लो। तो ऐसा करो, सभी जिलों को अलग अलग नाम से न बुलाकर एक नाम से बुलाओ, एक्स। जयपुर एक्स, अजमेर एक्स, कोटा एक्स, उदयपुर एक्स, सबको एक्स बुलाओ, ओके, और लिख दो ये रहा एक्स। अरे 33 डिस्ट्रिक्ट है, तूने एक्स लिख दिया एक ही, हाँ जयपुर भी यही है, उदयपुर भी यही है, बीकानेर भी यही है, सीकर भी यही है, बूंदी भी यही है, झालावाड़ भी यही है, सब ओके ठीक है। आप देखो यहां जहां ये जो कॉलन साइन देख रहे होंगे आपको दिखे नहीं होंगे बोर्ड पे, ऐसे देखो, थोड़ा सा मैं साइड बढ़ा देता हूँ ऐसे, जहां एक्स कौन है वो लिखना पड़ेगा। एक्स कौन है, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स का रूल क्या है, वो लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स राजस्थान राज्य का जिला है, ये इसकी प्रॉपर्टी, बस बंद कर दो। और इसको एक नाम दे दो कैपिटल ए, और ज्यादा सुंदर लगेगा दे दो आर, और भी सुंदर लगेगा दे दो डिस्ट्रिक्ट। ऐसे डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आर भी सही था, राजस्थान मिलता जुलता, ये लो। अब ये देखो, कल आप लोगों ने लिखा 33 डिस्ट्रिक्ट लिखे होंगे, एक एक करके कोमा कोमा लगा लगा के लिखे, उसका मतलब इसका मतलब एक ही है। कैसे, जो ये बताना चाहता है वही बात वो बता रहा है, वो डिटेल से बता रहा है।
हर एक डिस्ट्रिक्ट को लिख रहा है। ये कहता है मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। बी क्या कहता है, ये मेरा एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। नहीं, ये किसने कहा, एक है। वो तो ये बताएगा कितने एलिमेंट्स हैं। हर एक एलिमेंट का साइन यहाँ पर क्या है, एक्स। एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स को कैसे पता करेंगे, एक्स कौन है, तो यहां पढ़ लो। एक्स जिला है। कौन है, जिला। जिला। जिला तो राज्य का होता है। कौन से राज्य का जिला, राजस्थान राज्य का। अब कितने जिले होंगे, 33। कितने जिले होंगे भाई, 33 होंगे। तो अगर आपको रोस्टर में लिखना हो उसको वापस, तो फिर आपको 33 डिस्ट्रिक्ट लिखने पड़ेंगे। जैसे ये लिख दिया आपने, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय, निर्माण रूप, नियम रूप। तो यहाँ नियम लिखना पड़ता हमेशा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं भूल गया आपके सामने, इसका वो लिख देता हूँ मैं। ये तो मैं डायरेक्ट में ले लिया ना, सीधा मैं लिख देता हूँ। कैसे लिखते हैं देखो, हम लोग एक्स लिखते हैं हमेशा जहां वेहर, और यहां पर एक्स का नियम लिखते हैं, नियम या गुण। गुण कह दो, गुणधर्म कह दो, ये बस हो गया। ऐसे लिखना है सेट को। डायरेक्ट एग्जांपल ले लिया, कोई बात नहीं, अब दोबारा लिख दिया। ये जो 3 कंडीशंस है उनको पूरा करते हुए मैथमेटिक्स में ऐसे लिखेंगे ना, सभी एलिमेंट्स को एक्स लिखना है, एक्स का नियम लिखना है या वो गुण लिखना है जिसका हर एक एलिमेंट एक्स पालन करता है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग ताकि प्रैक्टिस पे आ जाए धीरे धीरे। ये लो, अभी एक क्वेश्चन दिया था आपको, जयपुर के नागरिकों का समुच्चय। अभी आपने मना कर दिया था, नहीं सर मैं तो नहीं लिखूंगा, है ना, इनडायरेक्टली बिना बोले पता चल गया था मुझे। जयपुर के नागरिकों का समुच्चय, ओके। मंजिला कोष्ठक लगाना ही होता है, आप जानते हो। सेट में मंजिला कोष्ठक ही लगेगा, ठीक है। चेंज भी कर सकते हो लेकिन हम नहीं करते जनरली। अब बताओ, जयपुर के पास जो नागरिक है उन सभी नागरिकों को एक ही नाम दो, एक्स। जहां जहां में ये साइन भी लगा सकते हो आप, ये भी चलता है, ये भी चलता है। एक्स इस सेट का एलिमेंट है, तो एक्स का गुणधर्म क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या रूल है, क्या डेफिनेशन है, तो कहेंगे एक्स जयपुर का नागरिक है। ये लो भाई, कितना इजी है लिखना इसको। अरे ये तो मैं 10 सेकंड में ही लिख दिया। हाँ, जिसके लिए हम कह रहे थे कि कहीं साल भर नहीं लग जाए, ऐसा महसूस हो रहा था हम लोगों को। एक एक को ढूंढना और फिर करके कर लिया तो किसी का जन्म हो गया उसको वापस से वेरीफाई करना, डेथ हो गई तो उसको वेरीफाई, वो तो हमने मना ही कर दिया था, नहीं होगा। तो ये देखो सेकंड्स में ही कर दिया हम लोगों ने ऐसे। और एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। 3 में हम लोग बोल देते हैं विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो स्टूडेंट्स, एक सेट लिखना हम लोगों को विषम प्राकृत संख्या, इसको हम रोस्टर में भी लिख सकते हैं, पॉसिबल है। देखिए आप, विषम प्राकृत में सबसे पहले 1 आएगा क्योंकि प्राकृत लेना है, और विषम 1 3 5 7 9 11 30 ऐसे करते करते इनका कोई एंड नहीं है। ये रोस्टर हो गया, इसको हमने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, कैपिटल लेटर में देना, ठीक है। तो रोस्टर, अरे कितना जल्दी लिख दिया हमने, कितने एलिमेंट्स है, अनंत है, गिन ही नहीं सकता कोई, ठीक है। दिख रहा है। अगला 15 आएगा, 17 आएगा, 19 21, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इसका कोई एंड नहीं। अगर इसको हमें कैसे लिखना हो, सेकंड मेथड से लिखना हो, आज के मेथड से लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, देखो इन सबको एक ही नाम दे दो, एक्स, ओके। एक्स की डेफिनेशन बताओ, एक्स की डेफिनेशन क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। एक्स प्राकृत संख्या है, नंबर 1। तो प्राकृत में भी कौन है, विषम, तो लिख देंगे आप एक्स